हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VIP LS क्लासेस पर। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ फिजिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो मैं आज आपको कराऊंगा 2024, 2023, 2022, 2021 तक के जितने भी भौतिक विज्ञान की जो फर्स्ट भाग है, प्रथम भाग है, उसके जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको कराऊंगा। यानी कि भौतिक विज्ञान का फर्स्ट भाग क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से प्रथम 8 यूनिट है। जैसे कहां से, विद्युत क्षेत्र का आवेश से वैद्युत चुंबकीय तरंग तक, ये आपके 8 यूनिट के जितने भी इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, जो टिक मार्क का पेपर में आते हैं, वो सभी मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि आपका पहला है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई हो तो निम्न में से कौन संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो देखें कैसे करते हैं इसे। तो आपको पता ही होगा कि ओम के नियम से अगर वीडी का जो फॉर्मूला लिखूं मैं, तो ये होता है वीडी अनुगमन वेग बराबर, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका ई वी टाउ अपॉन एम एल, ये होता है आपका अनुगमन वेग। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे वी अपॉन एल है, ये वी अपॉन एल, ये क्या हो जाएगी ई। तो इस प्रकार हो जाएगा ये वी डी बराबर ई, और यहां पर जाएगी कैपिटल ई और टाउ अपॉन एम। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वीडी जो अनुगमन वेग है आपका, वीडी जो अनुगमन वेग है वो आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सीधे अनुक्रमणुपाती है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो देखें तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न है आपका प्रत्यावर्ती धारा आपके अध्याय से, और इसमें हम पढ़ते हैं एल परपथ, आर परपथ, संधारित्र परपथ, सी परपथ। तो उसमें एक परपथ होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से संधारित्र को जोड़ा जाता है सीधे श्रेणी क्रम में। अब संधारित्र को जो जोड़ा जाता है तो वहां पर जो कलांतर होता है, कलांतर यानी फाई, कलांतर होता है आपका, वो आता है पाई बाई 2, ये कलांतर आपका आता है। सर इससे क्या है, तो इसमें पूछा क्या है शक्ति, और शक्ति बराबर आपने होना पड़ा होगा पी बराबर वी आर एम एस और आई आर एम एस, और पीछे क्या होता है कॉस फाई, कॉस फाई। और यहाँ पर कॉस फाई में फाई क्या है, करांतर, और जब तुम इस फाई का मान पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, और सभी 0 हो जाएगा, तो पी बराबर आएगा 0। तो पी बराबर इसमें कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तो उसमें हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं हम, तीसरे प्रश्न में। का तीसरा प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैत माध्यम में उतनी दूरी पर रखा जाए तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैतांक बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपको एक सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब कभी ऐसे एक माध्यम का बल दिया है, दूसरे माध्यम का पूछे, ऐसे कभी पूछे, तो सीधे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एफ अपॉन एफ। पर इसमें जो ऊपर वाला एफ है, नीचे वाला फिर क्या है, तो ऊपर वाला एफ है आपका एफ नोट, नीचे वाला एफ है एफ एम। यानी कि एफ नोट का मतलब है निर्वात का बल है। जब बस निर्वात है, हवा कह लो, दोनों बात एक ही है। जब दोनों के दोनों आवेश हवा में रखे हुए तो उसे एफ नोट कहेंगे, और जब दोनों आवेश माध्यम में रखे हुए तो उसे एफ एम कहेंगे। ये बराबर होता है आपका के अपॉन 1 की, ऐसे कह सकते हैं हम। तो अगर इसमें हम अगर सभी के मान रखें तो के का मान कितना आएगा, तो एफ नोट, यानी कि दो बिंदु आवेश वायु में एक निश्चित दूरी पर रखें तो उनके मध्य 80 न्यूटन, तो ऊपर हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा 80 न्यूटन बट्टे एफ एम, एफ एम यानी माध्यम में रखे जाए तब कितना बने, तो 8 और बराबर के। तो इधर आप 8 से 80 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो यानी आपका यहां पर के का मान आएगा आपका, के का मान आएगा आपका 10। तो ये इसमें के बराबर 10, ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम राइट है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। फिफ्थ प्रश्न है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। यानी कि एक छोटा सा आयतन है जिसमें आवेश आपका एक समान रूप से वितरित है, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए। अच्छा एक बात बता दूं, इसमें इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया है, जो कि इसमें जो हमारा जो टाइप राइटर है उसने टाइप नहीं कर पाया, वो उसे ध्यान नहीं रहा है। तो इसमें इसी प्रकार तीसरे से आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसी में उसने फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है, तीसरा भी लिख दिया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान रूप से वितरित है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का 10 वोल्ट मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो यहां पर ध्यान दें क्या बात है कि यहां पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंदर गोलीय पृष्ठ के अंदर जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो है 10 वोल्ट मीटर।
यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है। तो जो वैद्युत फ्लक्स 2 सेंटीमीटर के गोलीय पृष्ठ का है, जो 2 सेंटीमीटर के गोलीय पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है वो है आपका 10 वोल्ट मीटर। अगर मैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या गोलीय पृष्ठ को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दूं तो क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। समझ गए क्या क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखें, तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार इसमें जो आपका 4 सेंटीमीटर बोले या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दे, आपका वैद्युत फ्लक्स यही रहेगा, ये आपका 10 वोल्ट मीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें और होगा आपका 10 वोल्ट मीटर, ये वाला ऑप्शन, ये ऊपर पहले नंबर का दे रखा है, ये वाला आपका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा आगे आपका प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील यानी कि एक आवेश अगर चल रहा है गतिशील अवस्था में तो क्या उत्पन्न करता है। तो आवेश के बारे में तुम्हें आज पूरी डिटेल में बता देता हूं कि यदि आवेश आपका, आवेश यानी क्यू, अगर आवेश आपका स्थिर है, कैसा है, स्थिर, तो जब आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो उत्पन्न करेगा आपका वैद्युत क्षेत्र, ये बात ध्यान रखें। और जब आवेश गतिमान है, चल रहा है, वेग है उसमें, वेग, तो वो उत्पन्न करता है आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें मान लो आवेश आपका क्यू, क्यू जो आवेश है वो गतिमान तो है लेकिन त्वरण के साथ, किसके साथ, त्वरण के साथ। अगर आवेश त्वरण के साथ गतिमान है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और तीसरी चीज जो होती है वो करेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी उत्पन्न करेगा। तो 3 बातें ध्यान रखें, अगर आवेश स्थिर है तो वो बनाएगा विद्युत क्षेत्र, और अगर गतिमान है एक समान वेग से तो बनाएगा वो आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और अगर आवेश त्वरण के साथ चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये वाला हो जाएगा तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन होगा आपका, 7वां प्रश्न है आपका, निर्वात में संचरित, निर्वात में संचरित होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E नोट साइन के एक्स ओमेगा टी और B बराबर V नोट साइन के एक्स ओमेगा टी से परिवर्तित तब होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो आपका E नोट होता है, जो आपकी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है E नोट, और अपॉन B नोट, B नोट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम, ये बराबर होते हैं आपके ओमेगा अपॉन के के। ये आपको संबंध ध्यान रखना है। तो इस संबंध के साथ देखा जाए तो यहां पर इसमें पहला ऑप्शन एकदम सही है, ये पहला ऑप्शन इसमें एकदम सही है, ये वाला पहला ऑप्शन एकदम सही है इसमें, ठीक है। एक संबंध और याद रखें यहां पर आप, एक संबंध और याद रखें कि ई नोट जो होता है अपॉन जो बी नोट, दोनों बराबर होते हैं सी के। तो 2 संबंध आप ध्यान रखें, एक जो अभी लिखाया था वो, एक जी वाला, ठीक है। तो इस बार 7वां प्रश्न हो गया आपका। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आपका किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक की या चालक की, तो किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता की बात चल रही है, तो प्रतिरोधकता होती है आपकी रो, रो। तो रो बराबर फॉर्मूला तो होता है आपका आर ए अपॉन एल, लेकिन इस फॉर्मूले में बन जाना, इसमें आप देखोगे रो आर पर निर्भर करती है, ए पे, एल पे, तो आप गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। जो आपकी प्रतिरोधकता होती है रो, वो निर्भर करती है आपकी पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता, और करती है आपकी तापमान पर। तो इसके 2 ऑप्शन, अगर तापमान होता तो तापमान लगाते हैं, और पदार्थ की प्रकृति होती है पदार्थ की प्रकृति लगाते हैं। तो 9वां प्रश्न है आपका, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई तथा बी है, तो तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। तो एक बात ध्यान रखें हमेशा कि जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, यानी कि यहाँ पर जो ई है वैद्युत क्षेत्र और जो बी है उन दोनों की लंबवत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा। तो इस प्रकार जब 2 सदिश राशियों के तीसरी कोई सदिश राशि लंबवत होती है तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। यानी कि इसमें अगर ई इस प्रकार है, ई को अगर मैं एक्स अक्ष में मानूं और बी को अगर मैं वाई अक्ष में मानूं, तो आपका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा है वो होगी आपकी जेड अक्ष में। इस प्रकार तीनों ये एक दूसरे की लंबवत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न में। अच्छा, इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये आपका ई क्रॉस बी द्वारा, ठीक है। 10वां प्रश्न देखें आप, तो आपका 10वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर,
कि एकांक धन आवेश क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। यानी कोई आवेश है, वह एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो एक समान रूप से बल का अनुभव करता है। यानी उसे आप उस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर रखें, उस पर आपका एक समान बल लगता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र कौन सा होगा? तो आप देखें, ये आपका वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसा है, ये जो मैं खींच रहा हूं, इसमें आप आवेश को कहीं भी रखें, उस पर एक समान बल लगेगा हर जगह। तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें होगा आपका पहला ऑप्शन, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, 20 कूलम का एक आवेश 3 × 10³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य क्या हुआ है? इसमें कार्य पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? इसमें कार्य पूछा हुआ है। इसमें लिखा नहीं है, इसमें आपका कार्य पूछा हुआ है। ठीक है। तो कार्य सर होता क्या है? तो कार्य बराबर होता है W बराबर F × D। ठीक। अब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है लंबवत, तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है, यानी उसका पथ होता है आपका वृत्ताकार। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अगर वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो जहां से चलती है वापस घूमकर वहीं आती है, जहां से चलती है वापस घूमकर वहीं आती है। तो अगर वृत्ताकार मार्ग में कोई भी अगर व्यक्ति वस्तु घूमे, तो उसका जो विस्थापन होता है ना, वो होता है शून्य। क्योंकि विस्थापन होता क्या है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। पर इसमें क्या है कि जहां से चलता है व्यक्ति वहीं वापस आ जाता है, जहां से चलता है आवेश वहीं वापस आ जाता है। तो इस प्रकार विस्थापन इसमें होगा शून्य। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य कितना होगा? शून्य। का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यही देखो आपका 0 है इसमें। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां प्रश्न है आपका, किस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट बट्टी मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम होते हैं? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वोल्ट बट्टी मीटर और न्यूटन प्रति कूलम होती है। तो सोचो किसके होते हैं? तो ये होते हैं आपके वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के। जो E बराबर होता है आपका, ये होता है F/Q। एक तो फॉर्मूला E का ये होता है, और दूसरा होता है E बराबर आपका V/L। ये दो फॉर्मूले इसके होते हैं। अगर इन दोनों फॉर्मूलों से आप निकालो तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे निकालेंगे तो इसमें आपका F ऊपर है तो न्यूटन हो गया, नीचे आवेश है तो कूलम हो गया, तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का। दूसरा आपका V/L। तो V क्या है? वोल्ट, व्यव का मात्रक वोल्ट, और नीचे लंबाई का मीटर, तो वोल्ट बट्टे मीटर, ये भी वैद्युत क्षेत्रीयता का मात्रक। तो यानी कि आपके जो वोल्ट बट्टे मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही मात्रक हैं, वो किसके मात्रक हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इसमें होगा आपका 12वें का तीसरा ऑप्शन एकदम राइट। ठीक है। अब चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन पर। 13वां प्रश्न है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव धारा में कलांतर होता है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। किसी शुद्ध प्रतिरोधक, यानी कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, तो उसमें धारा I और विभव V के बीच क्या कलांतर होता है? तो धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है और प्रत्यावर्ती विभव होता है, उसके बीच कलांतर क्या होता है आपका? शून्य। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य। किसमें? तो 4th ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। जब शुद्ध प्रतिरोध लगाओ तो कलांतर शून्य आता है, और जब आपका शुद्ध प्रेरकत्व L लगाओ तब आपका π/2 आता है, और संधारित्र C लगाओ तब भी आपका π/2 आता है। ठीक है। एक खोखले धातु गोले पर 10 कूलम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो, अगर बच्चे से करने लग गए, यानी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे करेंगे, तो उनका टाइम भी जाएगा और प्रश्न भी गलत हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अंदर बाहर पृष्ठ में, तो आप इसे 1 सेकंड में कर दोगे। तो धातु का गोला है, और जो धातु का गोला होता है उस पर क्या होता है? उस पर ये होता है कि जो आवेश होता है ना, उसके पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है? पृष्ठ पर। सभी आवेश पृष्ठ पर होता है, तो अंदर इसमें आवेश नहीं होता। जब अंदर आवेश नहीं होगा बच्चा, तो इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र भी अंदर नहीं आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र इसका हो जाएगा शून्य। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका बी। क्या होता है? बी। चुंबकीय क्षेत्र होता है बी। तो इसका मात्रक क्या है? तो वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक हैं, पर यहां पर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? F बराबर BI/L sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर इसमें से मैं B बराबर लिखूं, तो B बराबर आपका क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा आपका B
बराबर एफ अपॉन आई एल, ये हो जाएगा। अब इसमें से आप बी का जो आपका मात्रक है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है ऊपर देखो, ऊपर है इसमें एफ यानी बल न्यूटन, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन बट्टे नीचे क्या है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसमें देखें कौन से ऑप्शन में, पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे एम्पियर मीटर को ऊपर ले जाएंगे। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन और एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में, तो सबसे पहला ही ऑप्शन है न्यूटन मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, तो इसका एक इसमें राइट होगा। ठीक है, 16वें प्रश्न में चलते हैं हम। 16वां प्रश्न देखा, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है आपका। यदि एलसीआर परपथ में वीएल वीआर वीसी तथा वी नोट क्रमशः प्रेरकत्व, यानी जो वीएल है जी आपका प्रेरकत्व है, वीआर और ए लगे एसी वोल्टमीटर का पाठ्यांक है वी नोट। आराम से मैं क्या कह रहा हूं कि जो एलसीआर परपथ में जो आपका एलसीआर परपथ होता है उसमें आपका एक तो होता है आपका प्रतिरोध, एक होती है आपकी संधारित्र, एक होता है आपका प्रेरकत्व, तीनों ही श्रेणी क्रम में, और आपका इसमें एक है आपका प्रत्यय धारा स्रोत एसी। अब इसमें जो प्रतिरोध का भय है वो तो है वी आर, और संधारित्र का भय है वो है आपका वीसी, और जो प्रेरकत्व का भय है वो है वी एल। तो इसमें पूछा हुआ है कि इन सभी में क्या संबंध होता है, तो आपको अगर याद हो तो इन सभी में क्या संबंध होता है, अगर परिणामी भय निकालें तो बड़ा बढ़िया संबंध होता है ये वी नोट बराबर, ध्यान करो वी नोट बराबर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये संबंध होता है अगर देखा जाए तो। अब ये संबंध किस ऑप्शन में, अच्छा एक बात और बता दूं, इस अगर अंडर रूट को आप इधर लाओगे तो ये इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो ना तो पहला ऑप्शन मैच हो रहा है ना ही दूसरा ऑप्शन मैच हो रहा है, तीसरा ऑप्शन, तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है वी नोट स्क्वायर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, तो ये भी नहीं है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है वी नोट स्क्वायर बराबर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो इस प्रकार इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा आपका इसमें एकदम सही। ठीक है जी सही होगा। अब मैं चलता हूं 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है देखें, कैलकुलेटिव प्रश्न है आपका 17वां, ध्यान से देखें सभी। समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हुआ, सभी ध्यान से देखें, थोड़ा समय लग सकता है इसमें। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्रतिरोध निकालने का। तो प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R बराबर रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें समान पदार्थ के दो ठोस हैं, जब पदार्थ उनके समान है तो यानी रो तो हो गया समान। अब घनों की भुजाएं क्रमशः एल और 3L है, तो यानी मैं R1 लिख लेता हूं उसे, और इसकी जो भुजा है वो एल है, पहले जो आपके घन की जो भुजा है वो एल है। अच्छा अब घन का हम लिखेंगे नीचे एरिया, तो ये हो जाएगा आपका रो एल अपॉन ए क्या है एरिया, एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर, जो घन का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6A स्क्वायर। अब ए क्या होती है भुजा, अब भुजा क्या इसमें एल है, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर बट्टे नीचे इसी में मैं R2 लिखता हूं R2, तो R2 भी हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए बराबर बराबर, तो रो तो सेम ही दोनों में, तो रो ही रहेगी, लेकिन एल एल जो दूसरे जो घन की एल है वो है 3L, यहां बट्टे लगा देता हूं नीचे, और बट्टे ए एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर, ए कितनी है इसकी 3L, तो 3L का स्क्वायर हो जाएगा 9L स्क्वायर। ठीक है, अब काट पीट में जा दो, तो रो से देखो रो कट जाएगा इधर, 6 से 6 कट जाएगा इधर, एल से एल कट जाएगी, एल से ये वाली एल कट जाएगी, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आप ऐसे कॉपी पर कर सकते हैं। तो इसमें बचेगा क्या, तो इसमें आपका बचेगा 9। ठीक है, 9 को अगर आप ऊपर ले जाएंगे, 3 को आप बीच में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 9/3 बराबर हो जाएगा ये R1 अपॉन R2 के, तो इधर 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 3/1, यानी R1 अपॉन R2 आ जाएगा 3:1। अब ये देखेंगे हम किस ऑप्शन में, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन एकदम सही है इसमें,
तो पहला ऑप्शन एकदम राइट है, इसमें पहला ऑप्शन ये आपका एकदम राइट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा बैक करके दोबारा वीडियो देखें। ठीक है। तो 17वां जो प्रश्न है वो इंपोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, थोड़ा समय ले सकता है। ठीक है। 18वां प्रश्न देखें, इंपोर्टेंट है, ये भी थोड़ा समय ले सकता है, कैलकुलेटिव है, पर कुछ नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इसमें क्या है, 5 समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध है वो R1 है और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध R2 है। तो देखो, अगर आप 5 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो है R1, और वो कितना है, वो है 5R। ये है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधे फॉर्मूला होता है NR। श्रेणी क्रम में अगर समान प्रतिरोध हो तो उनको जोड़ने का फॉर्मूला होता है NR, और N का मान है 5। ठीक है, 5R। अच्छा, अगर इन्हीं को मैं समांतर क्रम में जोड़ूं तो तुल्य प्रतिरोध होता है R2, और समांतर क्रम में समान प्रतिरोधों को जोड़ने का फॉर्मूला है वो होता है R/5। जितने प्रतिरोधों नीचे लिखने R/5। तो R1 मैंने लिखा था, आपको ध्यान हो तो 5R बराबर NR2, तो N का मान हमें निकालना है, तो R2 कितना लिखा था मैंने, R/5, ये जो लिखा था। अब R से देखो, R कट गया, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा आपका ये 25। तो ये N का मान आ जाएगा। अब ये N बराबर 25 किस में है, तो ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 4 नहीं है, ऑप्शन 3 एकदम राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स, देखो ध्यान से देखो आप, तो वैद्युत फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फाई बराबर EA। क्या होता है, EA cos थीटा, ये तो होता है। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा फॉर्मूला, मात्रक में आपका इसको निकाल के दिखाता हूं। तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र EA, इसका जो आपका मात्रक होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट बट्टे मीटर, अभी पीछे प्रश्न आया है, इनटू ए जो एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर स्क्वायर, और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसमें 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो वोल्ट इंटू मीटर, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट। तो दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है, इसमें दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एकदम बहुत ही बढ़िया प्रश्न। यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें, मैं क्या कह रहा हूं इसमें, कि जो एक होता है आपका अमीटर, क्या होता है आपका, एक होता है अमीटर और एक होता है मिली अमीटर। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या, पहले बताया हूं करते क्या है। तो अमीटर और मिलीमीटर दोनों के दोनों आपका करंट आई धारा ही नापते हैं, लेकिन अमीटर नापता है बड़ी धारा, अमीटर नापता है बड़ी धारा, और मिली अमीटर नापता है छोटी धारा। कैसे नापता है, छोटी धारा। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध होता है वो धारा के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपने पढ़ाई होगा। तो जो प्रतिरोध होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर जो आपकी कम धारा कौन नाप रहा है, तो मिली अमीटर। तो मिली अमीटर बहुत छोटी धारा नापता है, इसलिए इसका नाम मिली अमीटर है। तो ये कम धारा नाप रहा है, तो इसका प्रतिरोध होगा ज्यादा। अब इसमें प्रश्न में इसका प्रतिरोध दिया हुआ है, मिलीमीटर का प्रतिरोध है X2, तो यानी X2 का जो मान है वो ज्यादा होगा X1 से। क्या समझे, कि जो मिली अमीटर हो या अमीटर हो, जो धारा कम नाप रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ऐसे आप याद रखें। यानी कि मिली अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है और मिली अमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ X2, ये ज्यादा होगा, और X1 यानी अमीटर का प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें अब 21वां प्रश्न है कि एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई कर दी जाती है तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा। तो ये बच्चों ने पिछली साल 2024 में प्रश्न आया हुआ है, ये बच्चों ने बहुतों ने गलत किया है। उनने ये नहीं देखा कि इसमें प्रतिरोधकता रो पूछी हुई है, उनने क्या देखा, रो बराबर होता है RA/L, और इसमें L क्या है, रो के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें खींचकर दोगुनी लंबाई कर दी जाती है, तो इसमें आपका 8 होना 4 होना कर दिया उनने, या फिर उनने ये समझा है तो ये R नहीं R है, ये रो नहीं R है, ये प्रतिरोधकता नहीं, ये प्रतिरोध पूछा है, ये गलती कर दी। लेकिन प्रतिरोधकता होती है रो। अभी पीछे भी एक प्रश्न आया हुआ है, और ये आपका 21वां प्रश्न भी प्रतिरोधकता के बारे में। मैंने बताया था कि प्रतिरोधकता हो रो, ये सिर्फ 2 ही चीजों पर निर्भर करती है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और एक आपकी तापमान पर, टेम्परेचर पर। इन 2 ही चीजों पर ही निर्भर करती है, तीसरी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। अगर आपसे लंबाई की कहे, चौड़ाई की कहे, क्षेत्रफल की कहे, कुछ भी कहता रहे, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी जब तक हम तापमान या पदार्थ की प्रकृति नहीं बदले। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका
ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना, नहीं एकदम नहीं। 8 गुना, एकदम नहीं। 16 गुना, एकदम नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका अपरिवर्तित। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका अपरिवर्तित। ठीक, ये ध्यान रखें, अपरिवर्तित, क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है और आपकी प्रकृति पर, और इसमें वही चीज नहीं चेंज होंगी, वो सेम है। लंबाई की है, लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई पे आपका प्रतिरोध, यानी कि आर होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लंबाई की होता है, और आर ही आपका डायरेक्ट 1/a की होता है। तो आर निर्भर करते हैं आपके लंबाई एरिया पे, प्रतिरोधकता नहीं करती। ये बात ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो 22वां प्रश्न है आपका अगला, आर प्रतिरोध के धारामापी मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, आपको डरना नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं। आर प्रतिरोध धारामापी, यानी जो धारामापी है आपका जी, उसका प्रतिरोध दे रखा है इसमें आर। ठीक, अब धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, यानी धारामापी में जो धारा जा रही है वो मुख्य धारा की 10% है। तो वो मुख्य धारा जो आई है वो मान लेता हूं मैं 100, ठीक है, और इसका 10% वो जा रही है धारा गैल्वेनोमीटर में। तो इसमें हो गया आई जी यानी गैल्वेनोमीटर की धारा, वो इसका 10% है। तो 100 का 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा, देखो 100 से 100 कट गया और कितना बचा 10। तो यहां पर आपका आई जी आएगी आपकी 10 है। तो हमारे पास आई जी का मान है, आई का मान है, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शंट प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है आपका एस बराबर, शंट प्रतिरोध एस बराबर आई माइनस आई जी, ठीक, और इंटू यहां पर जी यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बट्टे आई, ये होता है आपका आई यानी कि आई जी गैल्वेनोमीटर की धारा। अब इसमें सभी के मान रखो, तो आई का मान है 100 माइनस आई जी का मान है आपका 10 और गुणा, और जो जी है आपका गैल्वेनोमीटर वो है आपका आर, बट्टे आई जी का मान है आपका 10। अब 100 में से 10 गया तो बचेगा 90, तो इसे मैं यहां से हटा देता हूं। तो 100 में से आपका 10 गया तो बचेगा 90, और इनटू में आर, और नीचे था आपका 10। तो इस 0 से 0 कट जाएगी, तो फाइनली जो हमारा एस का मान आएगा, शंट प्रतिरोध का मान, वो आएगा आपका 9 आर। तो ये किस ऑप्शन में, तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, आपका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, तीसरा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो आपका 23वां प्रश्न है, चांदी का परावैद्युत के कितना होता है। तो यहां पर प्रश्न ये है, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, जिसे हम के से व्यक्त करते हैं। जितनी भी जो आपकी हिंदी में लिखी हुई गलतियां हैं वो हमारे टाइपराइटर से हुई हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो देखें, पर मैं बता दूंगा कहां पर गलती हुई है, उसे बता दूंगा मैं। तो चांदी का परावैद्युतांक के कितना होता है, तो सबसे पहली बात तो ये चांदी जो होती है वो क्या है, तो चांदी आपकी धातु है, और जितनी भी धातु है, चाहे चांदी हो चाहे लोहा हो, सभी धातुओं का जो आपका परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत, वो होता है आपका अनंत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो के बराबर 0 नहीं, के बराबर +1 नहीं, के बराबर -1 नहीं, और यहां पर ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, इसमें अनंत, ये इसमें अनंत लिखा हुआ है, डबल 0 नहीं है, थोड़ा समझे। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा यहां पर आपको, अगर आपको हवा की पूछे, यानी हवा का परावैद्युतांक के पूछे, तो हवा के लिए जो के का मान होता है वो होता है बच्चा 1, ठीक है। कोई भी धातु हो उसके लिए के का मान होता है अनंत, ठीक है। अच्छा, अगर कोई अचालक पदार्थ आ जाए, अचालक समझते हैं, यानी विद्युत रोधी, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, उसके लिए के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये बात आप याद रखें। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो अगला आपका 24वां प्रश्न है, तो प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में है, और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आपको आवृत्ति दी गई है N, और अनुनाद आवृत्ति दी गई है NR। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि N और NR में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो आगे इसमें और क्या बोला गया है, आगे इसमें बोला गया आपका कि किस स्थिति में धारा अवयव के पक्षगामी होगी, यानी आपसे N और NR में संबंध तो पूछा गया है, लेकिन इसका कंडीशन दी गई है किस स्थिति में धारा अवयव से पक्षगामी होगी, धारा अवयव से पक्षगामी होगी, ये कंडीशन दी गई है। यानी धारा का मान जो है वो कम है और अवयव का मान अब है, ये इस कंडीशन में दिया गया, यानी धारा आपकी पीछे है, अवयव आपका आगे है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि जो अनुनादी जो परपथ होता है आपका, अनुनादी परपथ, उस अनुनादी परपथ को कहते किसे, सबसे पहली बात यह है, जो अनुनादी परपथ है वो कहते किसे हैं, अनुनादी परपथ।
तो आपको पता होगा कि ऐसा एलसीआर परपथ जिसमें धारा का मान अधिकतम हो, उसे बोलते हैं हम एलसीआर परपथ, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर धारा का मान न्यूनतम है, कम है, यानी धारा पीछे है, धारा का मान कम है। तो यानी भी तो जो आपकी अनुनादी आवृत्ति है एन आर, वो आपकी एन से वो कैसी है, आपकी कम है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि धारा जो है, वो भैरव के पश्चगामी है, तो यानी धारा का मान कम है, और धारा का मान कम है यानी अनुनादी आवृत्ति कम है, और अनुनादी आवृत्ति कम है तो परिपथ की आवृत्ति ज्यादा है। तो हम उस ऑप्शन को सही करेंगे जिसमें आपका एन बड़ा है एन आर से। चलो तो ऑप्शन देखते हैं अब इसके। तो इसका पहला ऑप्शन है एन बराबर 0, एकदम गलत हो जाएगा, ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि एन आर यानी अनुनादी आवृत्ति का मान बड़ा है एन से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि अनुनादी आवृत्ति और सिंपल जो आवृत्ति है वो भी बराबर होंगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। 25वां जो प्रश्न है आपका वो क्या है, तो 25वां प्रश्न है आपका 1/म्यू0 एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। तो ये आपने म्यू0 एप्सिलॉन पढ़ा हुआ कि म्यू0 एप्सिलॉन होते हैं, ये बराबर होते हैं सी स्क्वायर के, और सी स्क्वायर क्या होती है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल हो किसी की भी चाल हो सबका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सिर्फ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आप अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब जो सी स्क्वायर का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही होगा 1/म्यू0 एप्सिलॉन का मात्रक। तो ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो यानी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका पहला ही ऑप्शन इसमें आंसर एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मीटर परसेंट नहीं होगा, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत, ये भी गलत है। आगे आपका 26वां प्रश्न है आपका। 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखें कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक को ताप में वृद्धि की जाती है तो होता क्या है। तो देखें ध्यान से कि मान लो कि यहां पर आपकी एक है आपकी धातु, ये आपकी मान लो धातु है, ठीक है, और ये आपका अर्धचालक है, और ये आपकी धातु है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों के तापमान में वृद्धि करता हूं। तो ये धातु का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो होता क्या है कि धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है ना वो भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घट जाती है, चालकता यानी धारा का मान घट जाता है। अच्छा सा, ये हमने धातु के बारे में बात कर ली। अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। तो अर्धचालक का अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इसमें उल्टा होता है। जब अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनका अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, और जब प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। तो जो अर्धचालक है उनकी चालकता तो बढ़ती है, लेकिन धातुएं उनकी चालकता घटती है। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है दोनों की चालकता बढ़ जाती है, एकदम गलत, दोनों की चालकता नहीं बढ़ती है। दोनों की चालकता घट जाती है, एकदम गलत, दोनों की चालकता नहीं घटती है। आगे तीसरा ऑप्शन है धातु की चालकता बढ़ जाती है और अर्धचालक की घट जाती है, ये एकदम उल्टा कर दिया इसने, ये गलत ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है, एकदम राइट ऑप्शन, एकदम जैसे मैंने आपको बोला था, यही आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो धातु की चालकता घट रही है और अर्धचालक की बढ़ जाती है, एकदम सही। 27वां प्रश्न है आपके सामने, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से। तो यानी अमीटर जो होता है आपका, अमीटर क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। ये अमीटर होता है, ये अमीटर क्या करता है, धारा को नापता है। ये धारा जो आती है आपकी आई, इसको ये नापता है अमीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका वैव को नापता है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये करते क्या है। तो ये जो वोल्ट मीटर जो आपका करता क्या है, वैव को नापता है, ये बात नहीं है इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट बात ये है कि वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर आप परिपथ में किसी का भी वैव नापते हो तो ये आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है, और ये जो अमीटर है ये धारा नापने के लिए परिपथ में लगाते हो तो ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब इसमें पूछा क्या गया है कि अमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होना चाहिए। एक बात और बता दूंगा कि अमीटर का प्रतिरोध कम रखा जाता है, वोल्ट मीटर उसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है। इससे पूछा यह गया है क्यों रखा जाता है कम। तो इसका आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन से करते हैं।
यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह अधिक गर्म नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, यह अधिक धारा नहीं लेता है, ये भी गलत, यह अधिक धारा नहीं लेता है। तीसरा ऑप्शन है यह अधिक धारा माप सकता है, तो हाँ, प्रतिरोध जो होता है, जो अमीटर होता है, उसका प्रतिरोध इसलिए कम रखा जाता है कि वह अधिक धारा माप सके। लेकिन हम चौथे प्रश्न को पढ़ सकते हैं, सॉरी चौथे ऑप्शन को पढ़ के देखें, यह मापे जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है, ये एकदम राइट हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखें आप, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो आपका आवेश होता है, सब जो खेल है ना वो आवेश पर डिपेंड है। पूरी की पूरी आपकी फिजिक्स फर्स्ट है वो आपकी आवेश पर ही डिपेंड है। देखो कैसे, अगर आवेश आपका स्थिर है, कैसा है बच्चा, अगर आवेश आपका स्थिर है तो ये उत्पन्न करेगा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश Q, ये आपका गतिमान, लेकिन गतिमान भी कैसे है, एक समान वेग से, तो ये करेगा आपका वैद्युत क्षेत्र भी और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन अगर आवेश Q, इसमें आपका त्वरण आ जाए, यानी एक त्वरण के साथ अगर ये आवेश गतिमान हो, तो ये वैद्युत क्षेत्र करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, और इन दोनों के अलावा एक चीज और उत्पन्न करेगा, वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यानी कि जब आवेश त्वरित होता है, त्वरण होता है, तब वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन इसमें काम कर रहा है। तो एक स्थिर आवेश द्वारा, एक स्थिर आवेश द्वारा, तो एकदम गलत हो जाएगा। एक स्थिर आवेश क्या करता है, अभी बताया था मैंने, वैद्युत क्षेत्र। दूसरा, एक नियम वेग से गतिशील, नियम नहीं है यहां पर, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, तो एक नियत वेग क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं हम, त्वरित आवेश द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक त्वरित आवेश द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। जो चौथा प्रश्न है, ये चौथा जो आपका ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका त्वरित आवेश द्वारा, यानी आवेश में अगर त्वरण होगा तो वो आपका ई और बी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों ही चीज बनाएगा। ठीक है, आगे आपका 29वां प्रश्न है। 29वां प्रश्न, सही विकल्प को चिन्ह कीजिए। तो सही विकल्प को चिन्ह करने के लिए हमें पहले इसके ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूं, सब बताता हूं क्या क्या चक्कर है वोल्ट मीटर का, अमीटर का और गैल्वेनोमीटर का। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है अमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। तो अभी मैंने बताया था, दोबारा और सुन लो, कि जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध तो होता है अधिक, और इसे लगाते कैसे हैं, समांतर क्रम में। जो अमीटर है इसका प्रतिरोध होता है कम, वैसे लगाते कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर होता है, इसका प्रतिरोध होता है इन दोनों के बीच में होता है इसका प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा और बताइए सर। तो वोल्ट मीटर के बारे में बता दूं मैं, ये वेव को नापता है, ये आपका धारा को नापता है। गैल्वेनोमीटर दोनों प्रकार से, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण कर दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी बदल लिया जाता है। तो अब मैं पढ़ता हूं इसके ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है। बिल्कुल नहीं, कम प्रतिरोध अमीटर का होता है। कम प्रतिरोध किसका होता है, अमीटर का। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है, तो एकदम सही ऑप्शन है आपका दूसरा। लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ लेता हूं, अमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, एकदम गलत हो जाएगा। चौथा, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसमें जो आगे जो लाइन बोली है ये गलत बोल दी है। इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपके 30वें प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखो, फिर वही आ गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। या तो आपसे विद्युत फ्लक्स का पूछेगा, या आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी का भी मात्रक पूछ सकता है आपसे, दोनों का मात्रक आपको याद होना चाहिए। मैं फिर बता दे रहा हूं आपसे, जैसे यहां पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, इसे निकालते हैं। चलो तो देखें, तो विद्युत फ्लक्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमेशा जो फॉर्मूले होते हैं ना, उन्हीं से आपके मात्रक बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका एक तो E है, तो E है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, इनटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का इसमें कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो मात्रक बन जाएगा फ्लक्स का, वो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलम। ये इसमें मात्रक बन जाएगा। तो इस वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक और आएगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना ई, इसके भी दो मात्रक होते हैं। एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक होता है इसका वोल्ट बट्टे मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर ई की जगह वोल्ट बट्टे मीटर लिखूं और इनटू एरिया का लिखूं मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, तो मीटर से मीटर में काट दूं तो एक मात्रक और बन जाता है वोल्ट इंटू मीटर। तो दो मात्रक होते हैं आपके फ्लक्स के, आप याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम और एक वोल्ट इंटू मीटर। तो अब मैं ऑप्शन देखता हूं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम, यानी कि इसमें दोनों में गुणा लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो दूसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट बट्टे मीटर, ये आपका वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वैद्युत फ्लक्स का पूछा हुआ है। और चौथा है आपका न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, इसमें नीचे कूलम का स्क्वायर कर दिया है, इस प्रकार ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे हम आपका 31वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 31वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता होती है, जो सुग्राह्यता आपकी होती है चल कुंडली धारा मापी की, वो क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये, तो सबसे पहले बता दूंगा सुग्राह्यता चल कुंडली धारा मापी की अनुक्रमानुपाती होती है एरिया की और आपकी फेरों की संख्या एन की। ये दो बात ध्यान रखेंगे, सुग्राह्यता दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो फेरों की संख्या पर और एक आपकी क्षेत्रफल पर। तो यहां पर आप देखें ऑप्शन नंबर एक है आपका कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, तो यहां पर आपकी सुग्राह्यता ये एरिया के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यानी अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो सुग्राह्यता अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसमें यही पूछा सुग्राह्यता में वृद्धि कैसी होगी, यानी बढ़ेगी कैसे, तो यानी एरिया को बढ़ाकर, क्षेत्रफल को बढ़ाकर। तो कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, तो कुंडली का मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो आपकी धारा मापी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसमें तीसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सिलेबस में चल कुंडली धारा मापी और आपकी एक है कीलकृत कुंडली धारा मापी, दो प्रकार के धारा मापी हमारे सिलेबस में है। इनकी क्रियाविधि, इनकी संरचना, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 32वां प्रश्न क्या है? 32वां प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश है ई और द्रव्यमान है एम और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, तो त्वरण पूछो। तो सर इसमें त्वरण कैसे निकालेंगे हम? तो देखो त्वरण निकालने की कभी भी कही आपसे, तो एक फॉर्मूला है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए। तो इसमें से अगर मैं ए का मान निकालूं तो ये ए हो जाएगी आपकी F अपॉन एम। तो एम तो उसका द्रव्यमान है जिसका हम त्वरण निकाल रहे हैं और F है उसका बल जिसका हम त्वरण निकाल रहे हैं। तो किसका हम त्वरण निकाल रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, कोई आवेश हो जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाता है। जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर क्यू ई, ये बल का फॉर्मूला होता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है और वो बल का मान होता है F बराबर क्यू ई। तो इस प्रकार यहां पर आपके जो A बराबर बनेगा F अपॉन एम में जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो बल लगेगा वो हो जाएगा आपका Q इंटू ई, और अपॉन नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो एम ही है, जो जैसा कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो Q इंटू ई, Q क्या है आपका? तो Q है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश में ई दिया हुआ है, तो इसमें लिख देंगे हम ई इंटू ई अपॉन एम। तो इस प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण आएगा वो आएगा ई इंटू ई अपॉन एम, यानी ई स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ई आपका वैद्युत क्षेत्र का मान है और एम है द्रव्यमान। तो अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में ई इंटू ई अपॉन एम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जो कि आपका सरासर गलत है, देखो ई अपॉन एम गलत, एकदम गलत, अभी मैंने क्या बताया था। दूसरा ऑप्शन है आपका ई इंटू बट्टे एम, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन एकदम इसमें सही हो जाएगा, ये आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सही जाएगा। तीसरा भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 33वां आपका प्रश्न है, तीन समान लिखा हुआ है यहां पर, ये टाइप राइटर से बहुत ज्यादा गलती हुई है, मैं उससे कह दूंगा। तीन समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है, यानी तीन समान प्रतिरोध है उनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो R1 दिया हुआ है और समांतर क्रम में R2 दिया गया है। तो हम लिखते हैं R1, तो R1 आपका दे रखा है, R1 क्या है? तो R1 है श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध
और श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध समान एक ही लाइन में लगे होते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एन आर। यहां पर तीन प्रतिरोध है तो ये हो जाएगा 3R। अच्छा, अब R2 का मान निकालते हैं, यानी समांतर क्रम में तीन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R2 उसमें दे रखा है, ये देखो R2। तो यहां पर R2 बराबर हो जाएगा आपका, R2 बराबर हो जाएगा आपका R/3। ये सर कहां से कर दिया आपने? तो देखो मैं बताता हूं आपको, अगर आपको श्रेणी क्रम में बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे हैं पर सभी समान है, तो सीधे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला निकालना है R बराबर NR फॉर्मूले से। ये तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकालने का। बहुत सारे प्रतिरोध हैं, समान मान के हैं सभी, तो उनको गिनो कितने हैं वो आगे लिख दो और उन सभी में से किसी एक कार का मान लिख दो। अगर आपको यही आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, यानी बहुत सारे प्रतिरोध हैं जो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं पर उनका जो प्रतिरोध सभी का समान है, तो सीधे डायरेक्ट होना हो जाएगा R/N। तो उन्हीं दोनों फॉर्मूलों का मैंने यहां पर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि R1 बराबर NR2, यानी कि इसमें R1 बराबर NR2 दे रखा है, तो न्यूनतम संभव मान बताओ n का। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, ये मैंने पीछे अभी तुरंत बिल्कुल सेम प्रश्न कराया है, वहां पर आपका 5 था, यहां पर इसमें 3 है, ठीक है ना। तो 5 के हिसाब से उसमें आया था 25, तो यहां पर 3 के हिसाब से 9 आना चाहिए, देखो 9 ही आएगा आपका। तो R1 का मान रखूं मैं इसमें 3R बराबर n, R2 का मान रखूं इसमें मैं R/3। तो आप देख रहे होंगे R से R कट गया और 3 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो n बराबर फाइनली आ जाएगा 9। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और ये फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला आपका 34वां प्रश्न है, क्या है देखें, एक समान चुंबक क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमणपाती होती है। देखो यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। एक समान चुंबक क्षेत्र में, यानी कि आपका एक समान चुंबक क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश गया है और वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो आपको याद होगा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों प्रवेश करता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों प्रवेश करता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना दिया मैंने, और इसमें कोई क्यों आवेश प्रवेश कर रहा है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो वो इसमें वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। अब वृत्ताकार मार्ग पर जो घूम रहा है, इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होती है सर? तो R बराबर होना होता है MB/QB, ये होती है आपकी QB, ये आपका होना होता है R का। अच्छा, इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि जो R बराबर होती है आपकी, इस MB की जगह आप P भी लिख सकते हैं, P/QB। तो इसमें पूछा गया ये R किसके अनुक्रमणपाती है? तो R देखो 3 के अनुक्रमणपाती है, एक तो द्रव्यमान के, एक वेग के और एक P संवेग के। ये P कहां से आ गया? तो कुछ नहीं, ये MB होता है ना, ये P होता है, आपने पढ़ा होगा P बराबर MB, यानी संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग जब P लिख दिया है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम। तो R 3 के अनुक्रमणपाती है, द्रव्यमान के, वेग के और संवेग के। तो अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो पहला ऑप्शन है कण के आवेश के, ये क्या, ये गलत दे रखा है इसमें, कण यानी आवेश जो कण है उसके आवेश पर निर्भर करता है, नहीं, इसमें ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एकदम गलत। दूसरा ऑप्शन है कण के संवेग के, तो बिल्कुल सही, यही सही है, कण के संवेग के अनुक्रमणपाती है। और भी मैं एग्जांपल पढ़ लेता हूं, यानी 4 ऑप्शन पढ़ लेता हूं। चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता के, बिल्कुल नहीं, गलत। कण की ऊर्जा के, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसमें दूसरा ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है आपका, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं आपको 35वें प्रश्न की। तो 35वां प्रश्न है आपका, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तथा I बराबर 100 sin ओमेगा t प्लस π/3, यहां पर π/3 है, मिली एम्पीयर से प्रयास किया गया है, तो परिपथ में व्यय शक्ति बताओ क्या होगी। तो ये पूरा प्रश्न यहां पर नहीं लिखा गया है, मैं पूरे प्रश्न को लिख देता हूं। तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I का मान तो दे रखा है 100 sin 100t प्लस π/3, लेकिन यहां पर भैव का मान और है, तो V बराबर इसमें है, V बराबर 100 sin और यहां पर दिया गया आपका 100t, ये आपका भैव का मान दे रखा है, ये 2 मान है। और आपसे शक्ति पूछी हुई है, शक्ति यानी P, तो आप मुझे बताएंगे शक्ति क्या होती है। तो शक्ति होती है P बराबर सर V0 I0 अपॉन 2, और इनटू होता है आपका cos phi। तो आप इसमें सभी के मान रख सकते हैं। तो मैं बताता हूं क्या मान है इसमें। तो V0 होता है भैव का अधिकतम मान, और V0 का अधिकतम मान ये आपका 100 है, जो लिखा है ये आपका 100 V0 का अधिकतम मान है, ये आपका अधिकतम मान है।
और इधर आई बराबर जो है 100 लिखा है, ये आपका आई नोट का अधिकतम मान है, तो हमें वी नोट आई नोट के मान मिल गए। दूसरा है कॉस फाई, ये जो फाई होता है ये कलांतर है, तो कलांतर क्या है इसमें, तो कलांतर ये जो लिखा है पाई अपॉन 3, ये आपका कलांतर है। तो सभी के मान इसमें रखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखें तो कैसे रखते हैं, तो P बराबर वी नोट आपका 100, ठीक, आई नोट आपका 100, आई नोट भी आपका 100 है, और बट्टे नीचे 2 और गुणा कॉस फाई, कॉस फाई, फाई का मान है आपका पाई बाई 3, पाई बाई 3। अच्छा पाई बाई 3 होता कितना है, तो पाई बाई 3 होता है 180 बट्टे 3, कितना हो गया 60। अच्छा 2 से ये कट गया आपका 50 बार, ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे 50 गुणा 100 गुणा ये cos पाई बाई 3 हो गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से ये कट गया 50 बार, तो ये हो गया 50 गुणा 50, और 50 गुणा 50 क्या होता है आपका, तो P बराबर आ जाएगा आपका 2500 वाट, P बराबर 2500 वाट, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखें तो ना तो इधर है ना इधर है ना कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमें इसे किलो वाट में चेंज कर लूंगा। तो किलो वाट में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का हम भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 25 में भाग दोगे 10 का तो ये आएगा 2.5 किलो वाट। ये आप ध्यान रखें। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम गलत नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है आपका। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर किलो वाट है, ये ध्यान रखें किलो वाट लिखा हुआ है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन एकदम नहीं है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 2.5 किलो वाट इसका आंसर आ जाएगा। 36वां प्रश्न है आपका, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम 3 गुणा 10 की पावर ये -10 है, टेस्ला है। एक तरंग की आवृत्ति 10 की पावर -12 हटे, ये सब गलत लिख गया थोड़ा, ये 10 की पावर -12 है, ये 10 की पावर -12 है, यहाँ पर ये माइनस में, तब संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन प्रश्न गया है, उसमें मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला होता है E नोट अपॉन बी नोट, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर से प्रश्न है आपका, E नोट अपॉन बी नोट ये बराबर होता है आपका C के। तो इसमें आपका C का मान मुझे पता है, B नोट का मान दिया हुआ है, E नोट मैं निकाल लूंगा। तो ये आपको जो आवृत्ति दी है ये डराने के लिए दी है, इससे आपको डरना नहीं है, आपको ये आपका संबंध याद होना चाहिए, ये लगाना है। तो E नोट का मान कितना है निकालना है, E नोट का मान मुझे निकालना है, बट्टे B नोट का मान कितना है, तो B नोट का मान है 3 गुणा 10 की पावर -10 और बराबर C क्या होती है, तो C होती है प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये, और इसका मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8। अब मैं इस 3 गुणा 10 का मैं 10 का इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 3 गुणा 10 की पावर -10, ये था -10, और इनटू ये था 3 गुणा 10 की पावर 8। तो अब इसमें करेंगे तो आप 3 का 3 हो जाएगा 9, और 10 की पावर -10 में से 8 गया तो 10 की पावर -2। तो हमारा आंसर आया E नोट का मान, E नोट का जो मान आया वो आया 9 गुणा 10 की पावर -2। अब देखेंगे हमें किस ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करते हैं। चलो तो पहला ऑप्शन 9 वोल्ट मीटर एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन 9 गुणा 10 की पावर -2 एकदम सही, तो यही आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, और आपका तीसरा भी गलत है और आपका फोर्थ भी गलत है। आगे हम चलते हैं 37वें प्रश्न पर। 37वां प्रश्न आपके सामने है, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, यानी यहां पर जो बात चल रही है वो अपवाह वेग की और आपकी धारा की चल रही है। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें अपवाह वेग भी आए और धारा भी आए? तो सर याद है, तो क्या होता है बोलो? तो वो होता है आपका vd, अपवाह वेग को व्यक्त करते हैं vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग बोलो या अपवहन वेग बोलो। तो vd बराबर होता है आपका I अपॉन NEA, ये फॉर्मूला होता है I अपॉन NEA, या फिर आपने पढ़ा होगा I बराबर v ना, तो उसी से ये फॉर्मूला आया है। अब देखो इसमें क्या करा है, तो ये शुरुआत का vd हमारा, ये पहला भी है, समीकरण नंबर इसे 1 मान लेता हूं। जब धारा आपकी I है और त्रिज्या आपकी R है तब आपका अनुगमन है vd, और ये दिया हुआ है आपका v के बराबर। यानी बोला है किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग v है। तो यहाँ पर शुरुआत में धारा I है, त्रिज्या भी R है, तब यहाँ पर अपवाह वेग आपका v है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर I अपॉन NEA। बस आगे, यदि इसी धातु की दोगुनी त्रिज्या, त्रिज्या तो दोगुनी की जा रही है और धारा 2I, तो अब जो नया आपका अनुगमन वेग आएगा v न्यू कर देता हूं मैं,
तो धारा तो दोगुनी होगी, तो 2i अपॉन एन ई। ए क्या है? एरिया। और यहां पर तार का, चालक तार का जो एरिया होता है अनुप्रस्थ काट का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर जो पाई आर स्क्वायर में आर है वो दोगुनी की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी न्यू बराबर 2i अपॉन एन ई। एन और ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई बदलेगा नहीं, तो एक ही चालक है। और ये हो जाएगा पाई आर। आर का मान है दुगुनी त्रिज्या की जा रही है, तो आर की जगह हम 2r का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आगे आ जाएगी और पीछे चला जाएगा एन ई आर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 से यहां पर ये 2 बार कट जाएगी, इधर हो जाएगा वी न्यू, अनुगम में नया आ जाएगा आपका आई अपॉन 2, और ये है एन ई पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ए। अब इसमें ध्यान से देखना, जो आई अपॉन एन ई जो ए है, ये आपका क्या है? ये आपका पुराना आपका अनुगमन वेग है, और पुराना अनुगमन वेग था v अपॉन नीचे गया 2, तो नया जो अनुगमन वेग आया है वो आया है पुराने अनुगमन वेग का आधा, तो आंसर हो जाएगा इसका v बाई 2। तो अब देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम गलत, तीसरा ऑप्शन v बाई 2 एकदम सही है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम गलत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो देखो फिर आ गया विद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र के मात्रक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, याद कर लें। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा आपका, क्या बताया था? वोल्ट बट्टे मीटर तो होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, और उस अगर वोल्ट बट्टे मीटर को आप रखें फाई बराबर ई ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में रखें, इस फॉर्मूले में रखें, तो यहां से ई का मान होता है वी अपॉन वोल्ट बट्टे मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें ऑप्शन आपका पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर। अगले प्रश्न में चलते हैं, 39वां प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये पूछी गई है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? तो वैद्युत चुम्बकीय जो तरंगें चलती हैं, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है और जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है, उनका जो कंपन होता है वो एक तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तो देखो तरंग ना 2 प्रकार की है, एक तो अनुदैर्ध्य है, एक अनुप्रस्थ है। तो जब जो चीज तरंग में जो कंपन कर रही है वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रही है, लंबवत, तो वहां पर होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। तो यहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में आपका जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करता है, तो इस प्रकार इसमें आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा केवल अनुप्रस्थ। क्या समझे? ठीक है ना। देखो दोबारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चलती है वो वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है, और जब कभी लंबवत की बात आए तो आप ऑप्शन लगाएंगे केवल अनुप्रस्थ, तो ये इसमें ऑप्शन एकदम सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 40वें प्रश्न पर। अगला आपका 40वां प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो जब किसी धारावाही चालक तार में, यानी किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है उसके चारों ओर? तो ओरस्टेड एक वैज्ञानिक है, ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हमारे जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स में एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया था बायो और शेवर्ट ने और एम्पियर ने। तो इस प्रकार इस जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, गलत, केवल चुंबकीय क्षेत्र, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका 41वां, एक प्रत्यावर्ती धारा परत में धारा का मान दे रखा है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव दे रखा है, तो व्यय शक्ति, तो अभी जो पीछे प्रश्न कराया है उसी प्रकार ये प्रश्न है, तो इसमें व्यय शक्ति पूछी हुई है। तो देखो, तो शक्ति निकालने का होना होता है P बराबर वी नोट आई नोट अपॉन 2, ठीक है, और कॉस फाई, ये होता है आपका शक्ति निकालने का। तो हमें वी नोट पता हो, आई नोट पता हो और फाई पता हो, 3 चीज पता हो। तो यहां पर वी नोट कितना है? तो यहां पर वी नोट कितना है आपका? ई नोट है, ठीक है, और आई नोट कितना है? आई नोट है, यहां पर आई नोट है, ठीक है, और कॉस फाई, फाई कितना है? तो मैंने अभी बताया था कि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और पाई बाई 2 ये लिखा रहता है, ये आपका कलांतर होता है फाई। तो कलांतर कितना है आपका? कलांतर है आपका पाई बाई
तो जब इस फॉर्मूले में आप लिखोगे P बराबर ई नोट आई नोट अपॉन 2 और कॉस फाई का मान दे रखा है आपको पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 ये हो गया आपका कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0 और ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0। तो इस प्रकार P बराबर हो जाएगी आपकी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखें, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा, P बराबर 0। ठीक है। अच्छा, तो अगला आपका 42वां प्रश्न है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक क्या होते हैं पहले इनके बारे में बता देता हूं, फिर इस प्रश्न को करते हैं। तो अर्धचालक वो होते हैं जिनको अब आप गर्म करते हो, गर्म तापमान बढ़ाते हो तो इनमें धारा प्रवाहित होती है, और अगर ये ठंडे रहते हैं तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि जब गर्म होंगे तो ये चालकों की तरह व्यवहार करेंगे, चालकों की तरह, और अगर ये ठंडे होंगे तो व्यवहार करेंगे अचालकों की तरह। किसकी तरह? अचालकों की तरह। तो इसमें क्या बोला गया प्रश्न में, 0 केल्विन ताप पर। तो 0 केल्विन ताप बहुत कम ताप होता है, यानी ये किस अवस्था में? ठंडी अवस्था में। और जब ये ठंडे होते हैं, तापमान कम होता है, तो कैसे व्यवहार करते हैं? अचालक की तरह। अब देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है चालक बोल रहा है, गलत। दूसरा प्रतिरोधक, गलत। तीसरा गलत। जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम सही है, विद्युत रोधी। सर आपने तो अचालक कहा था, तो बेटा अचालक को ही विद्युत रोधी कहते हैं। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है आपका, 200 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान दे रखा है इसमें 200 ओम, मैं लिख लेता हूं, आर का मान है इसमें 200 ओम। ठीक। अच्छा, और क्या दे रखा है सर इसमें? 1 हेनरी प्रेरकत्व, यानी एल का मान दे रखा है आपको 1 हेनरी, श्रेणी संयोजन द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से लगाई गई है। यानी कि एक प्रतिरोध को और एक प्रेरकत्व को, दोनों को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से लगाया गया है। तो इसमें V और I के कलांतर पूछा गया है। तो कलांतर निकालने का एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, फाई बराबर, जब कभी कलांतर निकालना हो तो आपको अगर शुद्ध आर प्रतिरोध रखा है तो उसका कलांतर तो 0 होता है, याद करना पड़ेगा। अगर शुद्ध एल परिपथ है तो उसका कलांतर होता है पाई बाई 2, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका शुद्ध सी परिपथ है तो उसमें भी होता है पाई बाई 2। तो ये तीनों मान आपको याद रखने पड़ेंगे। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपका परिपथ में केवल आर प्रतिरोध हो तो कलांतर 0 होता है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व एल तब कलांतर पाई बाई 2 होता है, और जब परिपथ में संधारित्र सी हो तब भी कलांतर पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहां पर परिपथ में क्या क्या दे रखा है? आपका प्रतिरोध है और आपका प्रेरकत्व है। तो अगर प्रतिरोध प्रेरकत्व हो या फिर संधारित्र प्रतिरोध हो या फिर तीनों हो तो उसके लिए फाई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आप, टेन इनवर्स, क्या बोला मैंने? टेन इनवर्स कोष्टक में एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कलांतर निकालते हैं। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? तो यहां पर इसमें एक तो है आपका प्रेरकत्व तो एक्स एल है, और एक आपका प्रतिरोध है एक्स सी नहीं है, तो इसे यहां से हटा दो। तो फाइनली यहां पर जो कलांतर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा फाई बराबर एक्स एल अपॉन आर। तो अब मुझे मान चाहिए एक्स एल का और आर का। तो आर का मान तो है मेरे पास 200, लेकिन मुझे एक्स एल का मान चाहिए। तो एक्स एल होता क्या है? तो एक्स एल होता है आपका ओमेगा एल, और इसमें ओमेगा का मान मेरे पास है नहीं है और एल का मान है 1। तो सर ओमेगा का मान कहां से निकालेंगे? तो ये दे तो रखा है आपको, ये इससे निकालेंगे। तो इसकी तुलना हम कर देते हैं V बराबर वी नोट, ध्यान से देखो, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी से। इससे मैं इसकी तुलना कर दूंगा, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी से। तो तुलना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा का मान, देखो 200 टी है, यहां पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 200। तो ओमेगा की वैल्यू में यहां रख दूंगा इसमें 200, और ये एक्स एल का मान फाइनली आ जाएगा 200। ठीक, तो एक्स एल का मान 200 आ गया। अब इस एक्स एल का मान ऊपर रखूंगा इसमें 200, तो ये 200 200 कटे कितना आ जाएगा आपका इसमें बराबर 200 बट्टे 200 1। ठीक है, तो फाई बराबर हो गया 10 इनवर्स 1, यानी 10 फाई बराबर होता है 10 फाई बराबर। तो हमारा फाइनली आ गया 10 फाई बराबर 1। तो इसमें से आप फाई का मान निकाल सकते हो, तो इसमें फाई बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, या फिर इसे बोलो पाई बाई 4। अब ऑप्शन चेक, तो आपका पहला ऑप्शन एकदम गलत, 90 डिग्री गलत है, ये डिग्री लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है 45 डिग्री। ठीक है ना, या फिर पाई बाई 4। ठीक है, अगला आपका 44वां प्रश्न है, दो बिंदु आवेश K1 परावर्तन वाले माध्यम में रखे हुए हैं।
ठीक है, उनके बीच जो लगने वाला बल है वो F है, और जब इन्हें K2 में रखा जाए तो उनके बीच बल पूछा हुआ है, तो सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखें, F1 अपॉन F2 बराबर K2 अपॉन K1, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे इसमें, K1, ठीक है। अब क्या करना सर, तो F1 है आपका K1 परावर्तन बल और F2 है K2 परावर्तन बल। F2 आपसे पूछा हुआ है, F1 आपको दे रखा है, तो F1 कितना है F, और F2 आपसे पूछा हुआ है। तो अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब F2 का K2 में करूंगा तो F2 K2 हो जाएगा F2 K2 बराबर ये हो जाएगा FK1, FK1 ये हो जाएगा FK1। तो इसका हो जाएगा फाइनली F2 बराबर F2 बराबर FK1, और जो K2 था F2 के साथ वो नीचे पहुंच जाएगा, इसमें नीचे K2 ऐसे। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया FK1 अपॉन K2। तो हम देखेंगे FK1 अपॉन K2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, इसमें क्या है K2 अपॉन FK1, ये गलत हो गया। ये क्या है 2K1 अपॉन 2KF2, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही है, देखो FK1 अपॉन K2, तीसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही है, FK1 अपॉन K2, ये तो आया था आपका F2, तो एकदम तीसरा ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। 45वां प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर कितना होता है। तो यहां पर पूछा हुआ है कि जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E होती है, वैद्युत क्षेत्र जो E होती है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B होता है, उनके बीच कलांतर कितना होता है। कलांतर होता है कलाओं का अंतर, कलाओं का अंतर यानी वो कितने कोण पर चलती है। तो मैंने बताया था आपको, पीछे एक प्रश्न आया था उसमें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो आपकी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अगर मैं E को मान लू y अक्ष पे, B को मान लू z अक्ष पे, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो चलेगी आपकी x अक्ष दिशा में। तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यहां पर पूछा हुआ है कि E और B के बीच कितना कलांतर है, तो आपको दिख रहा होगा कि E और B कैसे हैं, लंबवत। तो E और B के बीच कलांतर होता है आपका 90 डिग्री, यानी कहें तो हम π/2। अब और एक 0 गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 4 गलत, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर, ठीक है, π/2 कलांतर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये क्या प्रश्न है, ये थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है, पर मैं बता देता हूं क्या प्रश्न है। इसमें बोला हुआ है कि L लंबाई का कोई तार है, L लंबाई का तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये तार है ना, तार, ये आपका तार, इसमें धारा प्रवाहित I हो रही है, इसकी लंबाई है आपकी L, और ये तार आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, B चुंबकीय क्षेत्र में, और ये चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पर रख चुका हुआ है। तो आपको पता होगा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपका आवेश हो, एक छोटा सा आवेश, छोटा सा अगर Q बिंदु आवेश हो, तो उस पर जो बल लगता है तो वो तो होता है आपका F बराबर QB sin थीटा। लेकिन अगर आवेश के स्थान पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपका तार रखा है किसी कोण पर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F बराबर बिल साइन थीटा। क्या है, बिल, BIL साइन थीटा, ठीक है। यहां पर F बराबर B, तो यहां पर B है, I भी यहां पर I है, और लंबाई भी L है, लेकिन थीटा दिया हुआ है साइन थीटा 30, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा F बराबर BIL, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो BI/L2। तो यहां पर जो बल प्राप्त होगा वो होगा BIL/2। ये देखते हैं हम किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, IBL/2, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका 47वां प्रश्न है। मैं ये कहता हूं कि ये इंपोर्टेंट है, आप इसमें इंपोर्टेंट लिख लो। जो आपका संयोजन का विद्युत भागफल पूछा हुआ है, यानी इसमें पूछा गया है तीनों जो आपके लगे हुए हैं समांतर क्रम में, इनका कुल विद्युत भागफल बताना E, ठीक है, E पूछा हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, और इसमें कहा गया है कि इन जो तीनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है, नगण्य यानी ना के बराबर है इन तीनों का आंतरिक प्रतिरोध। आगे प्रश्न है, अगली स्लाइड पे आएगा। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, और इसका जो विद्युत भागफल हर एक सेल का 6 दिया हुआ है, तो इसका कुल E कितना हुआ। तो डायरेक्ट मेथड देखें कैसे होता है।
तो जब कभी भी 3 सेल समांतर क्रम में हो और उनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तो जो सेल का सबसे बड़ा विद्युत वाहक होता है वही तुल्य विद्युत वाहक होता है। पर यहां तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम 6 वोल्ट। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुने। तो जब कभी भी 3, 4, 5 जितने भी सेल आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सेल समांतर क्रम में, और उनका जो आंतरिक कंडीशन क्या है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, ना के बराबर हो, तब उन सेलों में सभी में जिसका विद्युत वाहकबल सबसे बड़ा है वही आपका तुल्य विद्युत वाहकबल कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका 6। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो बोला ना इसमें सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ये इसमें बोला हुआ है, ये इसमें बोला हुआ है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, लास्ट बच गया आपका 4th ऑप्शन, ये एकदम राइट है। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं 48वें प्रश्न पर। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, बराबर द्रव्यमान के गोले ए एवं बी, यानी 2 गोले हैं, मैं गोले बना देता हूं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। ठीक है, ये बराबर द्रव्यमान के दिए हुए हैं, ये बराबर द्रव्यमान के आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये बराबर, यानी बराबर द्रव्यमान है शुरू में, लेकिन एक को दिया जाता है प्लस आवेश और एक को दिया जाता है माइनस आवेश। तो इसमें पूछा गया है कि आवेशन के बाद किसका द्रव्यमान किससे ज्यादा हुआ। तो आप ध्यान रखें, जब इन पे दोनों पे बराबर द्रव्यमान था, शुरुआत में दोनों पे आवेश भी समान था, तब इन दोनों के द्रव्यमान बराबर थे। लेकिन ये जो माइनस का जो आवेश है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं। ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना तो जो प्लस का है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो माइनस का उसका कम होगा। माइनस से अगर कोई वस्तु होती है तो इसका मतलब यह है उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस प्लस वाली वस्तु से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर इसमें डाल दिए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो यानी कि इसमें जो दूसरी वस्तु है एम बी, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और पहली वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। तो इसमें ऑप्शन देखना कौन सा, तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम गलत, इसमें एम ए का ज्यादा कर रहा है, तीसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या है, एम बी, जो बी वस्तु है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, एम ए वस्तु का द्रव्यमान कम है। कैसे हो गया, दोबारा देखें। देखो, जब कभी वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटता है, क्योंकि वस्तु को धनावेश करने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनों को उसमें से निकाल लेना, और जब कभी वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों को डाल देना। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेशित हो जाती है, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, मैंने बता दिया, सॉरी तीसरा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। लास्ट 2 प्रश्न और बचे हुए हमारे, ज्यादा नहीं है, वीडियो में बने रहें। प्रश्न है आपका, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या हुआ। ध्यान से देखें इधर कि इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र आपका B है, और इसमें जो Q आवेश है, Q आवेश वो आपका V वेग से इसमें गति कर रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, समांतर गति कर रहा है, यानी समांतर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। तो जब कभी आवेश चुंबकीय क्षेत्र की समांतर गति करता है तो उस आवेश का पथ होता है सरल रेखा, सरल रेखीय इसका पथ होता है। एक तो प्रश्न यह याद रखें, प्रश्न में पूछ सकता है कि समांतर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, तो सरल रेखीय। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि उसका बल कितना लगेगा। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, कभी भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी डी और साइन थीटा। और यहां पर जो थीटा है वो होता है आपका आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र और वेग है वो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर में थीटा कितना हो गया आपका 0। तो यहां पर हो जाएगा F बराबर क्यू वी डी साइन और थीटा की वैल्यू 0। अब आप यहां समझ गए होंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0 होगा, तो ये साइन 0 0, ये सभी 0 हो जाएगा, यानी कि ये आवेश सीधा निकल जाएगा, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। इसीलिए तो यहां पर सरल रेखीय पथ बनता है, ये सीधा निकल जाता है, तो कोई बल लगता नहीं है। F बल कितना आया है 0। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन एकदम इसमें सही है, 0 बल लगेगा। लास्ट आपका 50वां प्रश्न है आपका, प्लांक नियतांक की डिमांड। अच्छा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी हमने 49 प्रश्न किए हैं पूरे। ये जो 49 प्रश्न है ये आपके फिजिक्स फर्स्ट के,
फर्स्ट फिजिक्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग तक ये मैं फर्स्ट फिजिक्स मानता हूं, उसके बाद की सेकंड फिजिक्स है। तो ये जो आपका प्रश्न है सेकंड फिजिक्स का आ गया है। तो चलो इसे कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखें ध्यान से। तो इसमें पूछा है प्लांक नियतांक की विमा। प्लांक नियतांक सर होता क्या है, तो एच होता है, यानी प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं पहले इसके मात्रा फॉर्मूला सब बताता हूं, देखो ध्यान से डिटेल में। तो प्लांक नियतांक एच होता है, तो प्लांक नियतांक का कोई फॉर्मूला है, तो ई बराबर होता है आपका एच न्यू, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां से एच बराबर हो जाएगा आपका ई अपॉन न्यू। तो हमेशा मात्रक का विमा निकलती है वो सब फॉर्मूले से निकलती है। आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मात्रक विमा नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए आपको मात्रक और विमा याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए मात्रक और विमा निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन न्यू। तो ई हो जाएगी आपकी ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड। अब सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो एच का प्लांक नियतांक का जो मात्रक बन गया वो बन गया आपका जूल सेकंड, ये इसका मात्रक बन जाएगा। इस सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊंगा। अब निकालता हूं मैं इसकी विमा। तो जूल की जो विमा होती है वो होती है ml2t-2, ये होती है आपकी, ठीक है। और जो इसमें सेकंड है इसकी जाएगी टी, तो टी के ऊपर यहां 1 है, तो ये हो जाएगी ml2t-1, ये हो जाएगी इसमें। t-2 में से एक गया t-1। तो हमारे पास जो प्लांक नियतांक की विमा आ गई वो आ गई ml2t-1। अब हम चेक करेंगे कि ये विमा किसके समान है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बल इंटू समय। तो बल की होती है mlt-2 और समय की होती है t। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी mlt-1। तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बल इंटू दूरी। तो बल की विमा हो जाएगी mlt-2 और दूरी की हो जाएगी l। तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगी ml2t-2। और ये क्या है, प्लांक नियतांक, ये नहीं मैच हो रही है, तो ये भी गलत है। अगला है आपका तीसरा ऑप्शन है वो है बल इंटू चाल। इसे चेक करते हैं। तो बल की विमा होती है mlt-2 और चाल की होती है lt-1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी ml2 और t-3। तो ये भी गलत हो गई। लास्ट आपका ऑप्शन बचता है फोर्थ ऑप्शन। अब जब लास्ट हो जाए तो यही आपका आंसर होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसे करके दिखा देता हूं कैसे आंसर हो जाएगा, देखें। तो बल की हो गई ml-t-2, दूरी की हो गई l और समय की हो गई t। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये l और l l2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml2 और ये हो जाएगी t⁻²। में से एक गया तो t⁻1। और यही आपकी प्लांक कांस्टेंट की विमा होती है। प्लांक कांस्टेंट की विमा होती है ml2t-1, यही प्लांक कांस्टेंट की है और यही इस चौथे ऑप्शन की। तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब तो इस प्रकार हमने आज 50 प्रश्न किए जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट हैं। और ये आपके सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे गए। आप पीछे के पेपरों को अनसॉल्व जो एग्जाम के लिए आते हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं, उनमें ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 50 में 50, ठीक है ना। तो आज पहली क्लास है इंपोर्टेंट बहुविकल्पी की 50 प्रश्नों की। ऐसे ही मैं आपको फिजिक्स की एक और क्लास लाऊंगा जिसमें भी 50 प्रश्न होंगे। फिर लाऊंगा मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास आएंगी 2 क्लास, जिसमें आपके 50 प्रश्न की 2 क्लास होंगी, वो भी आपकी बहुविकल्पी होगी। यानी कि अगर आप इन 4 क्लासों को कर लेते हो पेपर से पहले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 नजदीक है, अगर आप 4 क्लास को कर लेते हो तो आपका मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो आवश्यक लगती है या फिर इसमें आपको कोई भी अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट कर दें, या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी आपको वीडियो आवश्यक लगती है, थोड़ी बहुत भी आपके मतलब की लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।